Hello students, welcome. As we know, in the previous lecture we learned about the union list, state list and concurrent list. Today we will learn about the residuary powers, unified arrangement during crisis and bicameral practices. Okay. Now the first, residuary powers. Then what is residuary powers? The subjects which are not specifically allotted to union or state are included in residuary पावर्स। ऐसे सब्जेक्ट जो यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट को कोई स्पेसिफिक तरीके से नहीं दिए गए, पावर्स नहीं दिए गए, उसे कहते हैं रेसिड्यूअरी पावर्स। मैटर्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिवीजन ऑफ पावर्स आर नोन एज रेसिड्यूअरी पावर्स। डू द अंडरलाइन। ओके, मैटर्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिवीजन ऑफ पावर्स आर नोन एज द रेसिड्यूअरी पावर्स। ऐसी चीज़ें कि जो डिविजन्स के पावर्स के अंदर, पावर्स का जो डिवीजन किया हुआ है उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ऐसे मैटर्स जो उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है वो इस रेसिड्यूअरी पावर्स में इंक्लूडेड है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिवन द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, ठीक है, वो लॉज एंड ऑर्डर क्रिएट करने की, बनाने की उनके हाथ में पावर होता है। दे हैव पावर टू लेजिस्लेट on this residuary subject. The financial distribution of resources is done between union government and state government. जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर दैट वी हैव टू कंट्रीब्यूट इन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम लोग वो कैसे करते हैं? तो जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड है। दैट मीन्स कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसके ऊपर हम जो टैक्स पे करते हैं वो डायरेक्टली जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके ऊपर हम जो टैक्स पे करते हैं वो जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। फॉर एग्जांपल, एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, इनकम टैक्स, ऑल दिस मेजर टैक्सेस आर डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जो आपके फादर है, मदर है, वो जो जॉब करते हैं, आपके फादर को ये एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी पता होगी, ठीक है। जो जॉब करता है, बिजनेस चलाता है, उनको ये एक्साइज ड्यूटी पे करनी होती है। देन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस अगर कोई चला रहा है, देन दे हैव टू पे द टैक्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स। जो भी लोग कमाते हैं, उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, ओके। जो भी लोग अर्न करते हैं, मनी अर्न करते हैं, उनके ऊपर एक लिमिट लगाई गई है कि कुछ लिमिट तक उनको टैक्स पे नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ द लिमिट ऑफ 4 लाख ईयरली। अगर साल में उनकी टोटल इनकम 4 लाख है, देन 4 लाख से अगर कम है, देन दे हैव नॉट, उनको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ योर इनकम इज़ मोर देन 4 लाख, देन यू हैव टू पे द इनकम टैक्स अकॉर्डिंग टू योर इनकम, ठीक है। तो वो इनकम टैक्स जो हम भरते हैं वो किसको जाता है? तो वो भी डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। नेक्स्ट इज सेल्स टैक्स, रिवेन्यू टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एजुकेशनल टैक्स विच आर हैविंग मेगा फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एंटरटेनमेंट टैक्स मीन्स हम लोग जो मूवी देखने जाते हैं ना थिएटर में, देन वी विल परचेज द टिकट, ठीक है। हम लोग जो टिकट खरीदते हैं उसकी, तो टिकट के अंदर ही एंटरटेनमेंट टैक्स इंक्लूड होता है, ठीक है। तो वो किसको जाता है? स्टेट गवर्नमेंट को। देन रिवेन्यू टैक्स, रिवेन्यू स्टैम्प, अगर आपको पता हो तो बड़ौदा में कुबेर भवन, नर्मदा भवन, यहाँ पे रिवेन्यू टैक्स पे किए जाते हैं ऑन द लीगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जो लैंड के डॉक्यूमेंट्स है, ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स है, लीगल डॉक्यूमेंट्स उसे कहते हैं, उसके ऊपर जो रेवेन्यू स्टैम्प लगता है वो स्टैम्प में भी टैक्स पे हो जाता है, और वो जाता है हमारे स्टेट गवर्नमेंट के। देन एजुकेशनल टैक्स, ठीक है। एजुकेशनल टैक्स, तो एजुकेशनल टैक्स हम लोग अलग से नहीं भरते, बट इट इज़ इंक्लूडेड इन अवर होम टैक्स। जो हम लोग घर का टैक्स पे करते हैं ना, उसके अंदर वाटर टैक्स भी इंक्लूडेड है एंड एजुकेशनल टैक्स भी इंक्लूडेड है। सो वी विल पे एजुकेशनल टैक्स। ऐसा नहीं है, एजुकेशनल टैक्स ऐसा नहीं है कि मेरे घर में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो ही मुझे पे करना है। एवरीबडी हैज़ टू पे द एजुकेशनल टैक्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, वेदर हर और हिज चाइल्ड इज स्टडिंग और नॉट, ठीक है। देन these things we pay to the state government. Now fifth one is unified arrangement during crisis.
देयर आर 3 प्रोविजंस फॉर इमरजेंसीज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है। अगर आपने बादशाहो मूवी देखी होगी जो अजय देवगन की है, उसमें भी एक इमरजेंसी दिखाई गई है, दैट इज़ नेशनल इमरजेंसी विच वाज डिक्लेयर्ड बाय इंदिरा गांधी। जब इंदिरा गांधी पीएम थे तब उन्होंने ये नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। ओके, द नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर एट द टाइम ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अटैक और आर्म रिबेलियन। जब इंडियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा फील होता है, देन देर इज़ द टाइम ऑफ वॉर, कि अगर वॉर का टाइम है, फॉर एग्जांपल अभी तो कोई वॉर नहीं होने वाला, बट वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 जो हो चुका है, अगर ऐसा कोई वॉर का टाइम है विद द अदर कंट्री, नॉट इंटरनल वॉर, ठीक है, किसी एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ वॉर नहीं, बट विद द अदर कंट्रीज इफ देयर वाज द वॉर, टाइम ऑफ द वॉर। देन नेक्स्ट है एक्सटर्नल अटैक। अगर कोई अभी जो वॉर होता है ना, तो वॉर के टाइम पे क्या होता है, 2 कंट्रीज़ के बीच में वॉर नहीं होता, एक्चुअल में 2 कंट्रीज़ के बीच में होता है, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करती है। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था। ओके, वो हिस्ट्री में आगे आएगा तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो वॉर होता है तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल अटैक। एक्सटर्नल अटैक मतलब आउट ऑफ इंडिया में, मतलब कोई अदर कंट्री, सिर्फ एक कंट्री हमारे ऊपर अटैक कर रही है, जैसे कि अभी लेटेस्ट चाइना है ना, लेकिन वो इतनी बड़ी बात नहीं है कि दैट वी कांट कंट्रोल इट, वी कैन कंट्रोल इट, आवर आर्मी इज़ वेरी पावरफुल फॉर दिस वन, सो देयर इज़ नो, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है नेशनल इमरजेंसी की। बट इफ़ देयर इज़ द एक्सटर्नल अटैक वेरी हाई पावर का हो, एंड आर्म रिबेलियन, रिबेलियन मतलब अगर हमारी जो आर्म फोर्स है, हमारी जो आर्मी है, वो ही अगर हमारे अपोज में हो जाए, पूरी की पूरी आर्मी, जैसे मंगल पांडे की आर्मी हुई थी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश, है ना, 1857 रिवॉल्ट में, वैसे ही अगर इंडिया की पूरी आर्मी गवर्नमेंट के अपोज में हो जाए, ऐसा अगर गवर्नमेंट को फील होता है, एट द टाइम द सेंट्रल गवर्नमेंट पीएम कैन डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी। ओके, नेक्स्ट है ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन द स्टेट कैन नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इज़ डिक्लेयर। अगर कोई स्टेट में ऐसा होता है कि किसी लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हुआ है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को संभाला नहीं जा सकता, दे कैन नॉट कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो फंक्शन नहीं कर रहा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे लॉ एंड ऑर्डर बताए गए हैं उस तरीके से अगर प्रॉपर फंक्शनिंग स्टेट के अंदर नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेती है स्टेट गवर्नमेंट पे। ओके, और स्टेट गवर्नमेंट पे कंट्रोल करने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करती है। अंडरस्टैंड, मीन्स इफ द स्टेट, इफ एनी स्टेट कैन नॉट function properly, cannot function the laws and orders given in the constitution properly, at that time the constitutional emergency is declared by the central government, और जो पूरा कामकाज है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है। मीन्स वहाँ पे क्या हो जाता है, तो जैसे हमारी यूनियन टेरिटरीज पे सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है उसको, तो वैसे ही इस स्टेट को फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ही मैनेज करती है। नेक्स्ट इज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइजेज देयर इज मैंडेटरी वैल्यू इरोजन एट दैट फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर। अगर कभी ऐसा हो कि कंटिन्यूअस प्राइजेज में इंक्रीज हो रहा है, किसी भी चीज़ के प्राइजेज में ले लो, उसमें कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करती है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी है। फर्स्ट इज़ नेशनल इमरजेंसी, सेकंड इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, एंड थर्ड इज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी। Okay, the central government has been given more powers to deal with the emergencies. At the time of emergency, India is almost turned into a unitary system. ऐसे भी क्या होता है, पूरा का पूरा जो कंट्रोल है, पावर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाता है, और इससे भी ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। एंड एट दैट टाइम मीन्स एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी क्या होता है, इंडिया इज़ ऑलमोस्ट टर्न इनटू अ यूनिटरी सिस्टम, मीन्स देयर इज़ नो एनी स्टेट गवर्नमेंट,
ठीक है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट तब काम नहीं करती है। ओनली यूनिटरी गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया पे कंट्रोल करती है। लॉज एंड ऑर्डर्स हो, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करवाना हो, कुछ भी हो, स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफियर इन द मैटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. So these are the emergencies. Now next is bicameral practices, which we will see in the next video. Okay, so till then you have to write this and learn it properly. The emergencies can be asked in the 3 marks in the examination. You have to read it properly and learn and write it point wise in your notebook. So bye everyone.